मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। हमने कई दिन से 3-4 डेज से कोई क्लास नहीं ली है। हम वापस से रेगुलर कर रहे हैं हमारे टॉपिक्स जहां हमने छोड़ दिया था। हमने डिविजिबल इक्वेशन को जानने के बाद, थोड़ा सीखने के बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। उसमें क्या है कि नंबर्स वाले क्वेश्चन आता है, कुछ एज वाले क्वेश्चन आ जाता है, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाता है, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ट्रेन वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस वगैरह, इन सब पे डिपेंडेबल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखे थे वो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। देखो, नंबर बेस्ड क्वेश्चन सीख लिए थे हमने। 2 नंबर्स इंटरचेंज कर देने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। मतलब हमने फ्रैक्शन वाले अभी नहीं सीखे, शायद फ्रैक्शन वाले भी हम सीख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, मैं आर डी शर्मा से ले रहा हूँ क्वेश्चंस। हो सकता है वो एनसीईआरटी में भी दे रखे हों, नहीं भी दे रखे हों, लेकिन मैं एनसीईआरटी में हम कहाँ चल रहे हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने 3.1 अभी कंप्लीट किया है। 3.1 मैंने एक पेज में तुम्हें क्वेश्चंस नोट करके दिए थे। उसमें हमें क्या करना था, 3.1 में हमें ग्राफिकली मेथड से उनको सॉल्यूशन करना था। 3.2 में हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पार्ट वाइज हमने सॉल्व कर लिया है। जैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का पता करना। जैसे कंसिस्टेंट में क्या होता है, कोई भी यदि कम से कम एक सॉल्यूशन भी निकलता है तो वो कंसिस्टेंट के अंदर आता है, यदि नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। अब वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक के सॉल्यूशन, और यूनिक के सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक वन का सॉल्यूशन होना चाहिए ना, तो यहाँ तो ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया था कि कंसिस्टेंट के अंदर कौन कौन से केसेस थे, अभी यूनिक के और मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक के कब आता, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती। मैनी सॉल्यूशन कब आता है, कॉन्सिडेंट लाइंस होती। तो मतलब हमें ये कंडीशन भी पता है कि जब एक इंटरसेक्टिंग होता है तो कौन सा सॉल्यूशन आता है, यूनिक के, और जब कॉन्सिडेंट लाइन होती है तो कौन सा सॉल्यूशन आता है, मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन होती है तो नो सॉल्यूशन, जो किसके अंदर आता है, इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है, नहीं आता। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, यदि इक्वल है तो हम c1/c2 पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, यदि इक्वल, वो भी इक्वल हो गया सबके तो कॉन्सिडेंट लाइंस, और यदि नहीं होता है तो पैरेलल लाइंस। इस तरीके से हमने पढ़ा था। चलो, ये भी हमने ठीक है जान लिया। कंपेयर करते थे a1 b1, a1x + b1y + c1 = 0, इससे कंपेयर कर लेते थे। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये भी हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था इन दोनों में से एक मेथड को आना कंपलसरी है, तो मैं कम से कम आना चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड तो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि तुम्हें यदि क्वेश्चन आता है सॉल्व दीज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो कम से कम तुम उसे करके तो आओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे। चाहे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूछा पर, लेकिन तुम उसको यदि सॉल्व भी करोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि थोड़ा बहुत तो किया है बच्चे ने। लग सकता है, नहीं लग सकता। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, है या नहीं। तो इसका मतलब बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से बेटर है कुछ होना। ठीक है, इसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, कोई भी यहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन ले सकता है। जैसे मैंने लिया, a 2 डिजिट नंबर इज 3 more than the 4 times। a 2 डिजिट नंबर, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं पहले क्वेश्चन को तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है, a 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digit। हमें क्या है कि ऐसे इन टाइप के क्वेश्चन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशंस हो, इन इक्वेशंस में क्या होता है कि हमें 2 कंडीशंस मिलती हैं। 2 कंडीशंस क्यों, एक तो हमें उस इक्वेशन के बारे में इन्फॉर्म करना होता है कि हमारे पास जो थिंग्स हैं वो है क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। बाकी दूसरी चीज़ इसको वेरीफाई करनी होती है। कैसे वेरीफाई करनी होती है कि हम उसमें ऐसा कर दें तो वो ऐसा भी बन जाएगा, तो मतलब उसको पहली वाली कंडीशन को वेरीफाई करना। अब 2 कंडीशन इसमें दी गई हैं, 2 कंडीशंस, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में मिलता है। यही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से भी हो सकता है, यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब कैसे इसमें 2 कंडीशंस को हम फाइंड करें कि क्या है क्या नहीं है। देखो, a 2 डिजिट नंबर इतना तो इन्फॉर्म पता चल गया होगा तुम्हें कि वो 10 से लेके 99 तक के बीच में कोई नंबर है। ठीक है,
वो क्या है, 10 से लेके 99 तक के बीच में कोई नंबर है। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, देखो 10 से लेके आंसर आएगा 10 से लेके 99 के बीच में, तो ये 2 डिजिट नंबर है। अब हमें सपोज करना है कि देखो पहले से हम कोई चीज जब सपोज कर लेंगे तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लेट द नंबर इज x y which is in the form of 10x plus y, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगी एंड इट इज ए, या फिर इसको यहाँ ना लिखने की बजाय इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेट ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई विच इज इन द फॉर्म ऑफ 10x प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ए 2 डिजिट नंबर। यदि यहाँ नहीं लिखता तो वहाँ लिखता एंड इट इज ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने लिख दी। अच्छा, मेरा काम इतना हो गया कि 2 डिजिट नंबर के बारे में उसने कहा और हमने सोच लिया। फाइंड द नंबर, मतलब हमें इसका आंसर निकालना है 10x प्लस वाई का आंसर कितना आना है, 10 से लेके 99 के बीच में आना है, ठीक है। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4, ठीक है। 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इतना तो हमें पता है, जब हम इंग्लिश पढ़ रहा होता है तो हमें जो मीनिंग निकालना होता है वो पीछे की तरफ से निकालना होता है। बस इतना सा हमने सब्जेक्ट इसको यूज किया, ए 2 डिजिट नंबर, ये सब्जेक्ट यूज हो गया कि 2 डिजिट नंबर क्या है, क्या है 2 डिजिट नंबर, इन डिजिट्स का सम ऑफ इट्स डिजिट, इसकी खुद की डिजिट्स हैं उनका सम का 4 टाइम से भी 3 ज्यादा, ये तो बोला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर उनके सम ऑफ जो डिजिट्स है, जो ये 2 डिजिट नंबर है इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो 2 डिजिट नंबर तो क्या है, 10x प्लस वाई है या नहीं, सोच के देखो, इसी की फॉर्म में तो है ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल मैंने यूज कर लिया। 3 मोर देन 4 टाइम्स, 3 मोर देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स किसका, द सम ऑफ इट्स डिजिट, इट्स की डिजिट्स का सम x प्लस वाई, और इसका 4 टाइम करेंगे तो 4 कर दिया। इससे भी कितना ज्यादा है, मोर देन 3 मोर देन, ठीक है, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, इसके डिजिट्स के सम के 4 टाइम से भी की बजाय भी 3 ज्यादा है। ये हो गया कंडीशन। इसको सॉल्व करना है पहले हमें। क्या आएगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 3। क्या आ गया, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 का डिवाइड कर देता है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड अभी तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हुआ, ठीक है। इसके बाद एंड दूसरी कंडीशन पे आता है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए, 10x प्लस वाई प्लस 18 ऐड कर दिया, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है, मतलब बाई एक्स हो जाता है। और बाई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था ना कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कंडीशन को हम इनको इधर लेके आएंगे, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और इज इक्वल टू माइनस 18 को उधर ले गए, कितना हो गया है, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80। इसमें डिवाइड किया, क्या बन जाएगा, 9 का डिवाइड कर देता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। 9 का डिवाइड हो गया, कंडीशन बन गई है सेकंड, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ, अभी सेकंड 2 कंडीशन से इनको सॉल्व भी तो करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं हम, उसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। यदि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है,
ठीक है। एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन की तरह सोचना है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड सोच रहा हूँ। देखो पहले मैंने x के वेरिएबल को देखा, इधर 2 है इधर 1 है, ठीक है, मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तक इक्वल होगा। अच्छा इसमें देखें y के वैल्यू, y का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट इसमें भी 1 है, तो मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, यदि हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, x का वेरिएबल इक्वल हो जाता है। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को पहले हम लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का यदि साइन सेम है तो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। वाई सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, हो गए साइन चेंज, ये तो कट गए, 2x माइनस एक्स, x 1 + 2 3, ठीक है। ये आ गया आंसर, एक x इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू आई है अभी हमारे पास 3। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं तो सेकंड में रख रहा हूँ, तुम्हें रखना है किसमें रखना, इसमें x इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या देखना है, सपोज करो x या y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, माइंड में थॉट तो होता है कि आंसर यहाँ तो पॉजिटिव आ गए दोनों, यदि कोई नंबर नेगेटिव आ जाता, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो हम क्या करते, हम तो ये नहीं कह सकते किसी नंबर के अंदर कोई डिजिट भी लिखी हुई है तो वो डिजिट नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव हो सकता था। पर लेकिन हमें इसी बात का ध्यान रखना है, जब हम नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हो और हमें डिजिट का आंसर निकलता दिखे कि x की वैल्यू बाई x वाई हमने नंबर माना तो x वाई की वैल्यू, तो वहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ रहा है तो तुमने इक्वेशन गलत बनाई है, या तुमने कैलकुलेशन गलत किया है, या तुमने क्वेश्चन कोई गलत पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उस पर ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब जैसे एज, मैंने कहा एज -3 आ गया आंसर किसी, अच्छा 3 तो पॉसिबल है, 3 तो एज हो सकती है, 3 है, -3 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। y इक्वल टू 5 एंड देन या हेंस नंबर एज क्या है, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 प्लस वाई की वैल्यू 5, क्या आ जाएगा 30 प्लस 5 इक्वल टू 30, ठीक है। नंबर क्या आ गया 30, समझ में आ गया इतना। अच्छा इतना समझने के बाद देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करना है, इस टाइप क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन तुम्हें सेंड कर चुका हूँ, 17 क्वेश्चन है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सेंड कर सकते हो। अब करते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें भेजे थे वो भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। एक फ्रैक्शन है जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका सम क्या है 18 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, यदि डिनोमिनेटर को 2 इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, 2 तक और इंक्रीज कर दिया जाए, तो द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। तो फ्रैक्शन है वो 1/3 तक कम हो जाता है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हमें पता करना है। अच्छा चलो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन हम करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले माइंड में क्या थिंकिंग बनानी है, फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करते हैं, लेट ए फ्रैक्शन x अपॉन y वेयर x इज न्यूमरेटर, ठीक है, मैं स्पेलिंग की बजाय बस लिख देता हूँ न्यूमरेटर, ठीक है, एंड y इज डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोट कर दिया। इतना तो पता चल गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखा है हमें, कंडीशन में क्या गिवन है, जो सम है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, वो क्या है, उनका सम 18 है, ठीक है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसके बाद इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, ठीक है, एंड कर देते हैं हम, एंड अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर को 2 इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर को 2 इंक्रीज कर रहे हैं और फ्रैक्शन आ रहा है, तो मतलब न्यूमरेटर वही है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, x अपॉन वाई, और वाई को कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2 इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। बस सेकंड इक्वेशन मिल गई, बताओ कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन मेथड से ही इसको यूज करना चाहिए क्योंकि y का कोएफिशिएंट हमें इक्वल दिख रहा है। यदि किसी को लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं अब इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहा हूं, तो बाय यूजिंग ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया मैंने और x इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, 18 माइनस वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट को यूज करके वैल्यू निकाली x की, इसमें पुट कर देता है 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, इसको सॉल्व करते हैं, 3 18 जा 54 माइनस 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कितना हुआ, 54 माइनस 4y इज इक्वल टू 2, 54 को उधर ले गए तो माइनस 4y तो इधर है ही, 2 माइनस 54 कितना हुआ, माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 52, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 13, कितना आ गया, y इज इक्वल टू 13। अच्छा y इज इक्वल टू 13 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फ्रैक्शन क्या बन गया, तो हेंस फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/13, हुआ या नहीं हुआ, 5/13, कैलकुलेशन हो गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये देखिए तुम नहीं डिनोट करते हो कि फ्रैक्शन क्या निकल के आया, तुमने छोड़ दिया x y पे, तो तुम्हारा यहाँ 1/4 से लेके और 1/2 तक का मार्क्स तो कट ही जाएगा, इतना मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। क्योंकि तुमने नंबर उसको जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन तो तुमने उसको बताया ही नहीं, उसको ऐसे घुमरा रखा यहाँ तक कि पता नहीं क्या आंसर आने वाला है। तो यार ये लाइन लिखना जरूरी है, या तो 1/4 मार्क्स वो तुम्हारे डिडक्ट कर लेगा या 1/2 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए एक खुलासा देना जरूरी है, जो क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं उनका आंसर नीचे लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। इसके बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में एज वाले में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो 3 से 3 क्वेश्चन समझा देता है और इनकी सिर्फ मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्व तुम्हें खुद करना है, लैंग्वेज लिखेंगे पूरा। देखो ए फादर, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिया है। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन देखता है। 10 years ago, a father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his son. Will we then find their present age? हमें लास्ट में बोल दिया फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज तो सपोज करेंगे। हमने क्या क्वेश्चन है, कौन के बीच में क्वेश्चन है, फादर और हिज सन, ठीक है। तो हम क्या सपोज करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट अस हम लेके चलता है एज ऑफ फादर x ईयर, ध्यान रखना x ईयर मैंने क्या सपोज किया है, फादर से।
एज ऑफ सन बाई ईयर। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट कमेंट में करके मुझे बताओ कि x बड़ा है या y बड़ा है। देखते ही तुरंत मुझे कमेंट करना है कि x और y में कौन बड़ा है या कौन सा साइन आने वाला है, x लेस देन y, x ग्रेटर देन y या x इज इक्वल टू y, कौन सा साइन आने वाला है। ठीक है, इसमें साइन जो भी आएगा वो अभी क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होगा उसके साथ साथ पता चल जाएगा। एज हमने सपोज कर ली फादर की, और ये क्या है, प्रेजेंट एज है, तो इसके बारे में हमने लिख देते हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 10 ईयर एगो, 10 इयर्स एगो, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 10 इयर्स एगो फादर्स एज। फादर की एज कितनी होगी, x माइनस 10 ईयर, 10 ईयर कम का होगा वो 10 साल पहले तो, और सन से एज कितनी होगी, y माइनस 10 ईयर, होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 इयर्स एगो इफ फादर वाज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, एक जो फादर है वो अपने बेटे का 12 टाइम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, फादर की एज सन की एज के कितने टाइम है, 12 टाइम। लिख दिया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, x माइनस 12y, 10 उधर चला जाएगा, माइनस 120 प्लस 10, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस के 110। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद एंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है जो इसको वेरीफाई कर रही है, 10 इयर्स हेंस, अब से 10 ईयर बाद जो होगा, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे का 2 टाइम ही रह जाएगा, ट्वाइस ही रह जाएगा। तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या, फादर्स एज, फादर्स एज x प्लस 10 ईयर और सन्स एज y प्लस 10 ईयर। ठीक है, x प्लस 10 y प्लस 10। इसके बाद हमें दोनों की एज का पता चल गया, कंडीशन को वेरीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x प्लस 10 फादर की जो एज है, देखो क्वेश्चन देखो, इसमें जो मैंने जो एक पेज जो तुम्हें क्वेश्चन भेजा है उसमें 13 क्वेश्चन है एज के ऊपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, he will be twice as old as his son, he will be मतलब फादर जो है अपने बेटे का कितना टाइम हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब y प्लस 10 कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हारे पास आ गई। दोनों कंडीशनों को सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड से यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, x का कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहा है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इनके आंसर्स भी तुम्हारे पास हैं, यदि नहीं है तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। फादर की एज यहाँ आने वाली है 34 और सन की एज आने वाली है 12 ईयर। ठीक है, अच्छा 34 और 12, इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन सही है। इसमें रखते हैं पहले 34 माइनस 12 टू 24 कितना आया, 34 माइनस 24 10 आ गया ना, हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब आते हैं हम रिड्यूसिबल इक्वेशन। रिड्यूसिबल इक्वेशन की जो हमें प्रॉब्लम मिलेगी उनकी इक्वेशन बनाना। सबसे पहले देखो, रिड्यूसिबल इक्वेशन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई है, पहली बात तो हम पहले उनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लें। देखो रिड्यूसिबल इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। रिड्यूसिबल इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल जो होता है लीनियर इक्वेशंस के, वो क्या आता है, अपॉन में आ जाता है, डेनोमिनेटर बन के आ जाता है। और डेनोमिनेटर जब बनता है, जैसे मैंने लिखा 5/x, अब यहाँ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यदि 0 हुई तो ये एक अनडिफाइंड नंबर बनेगा, एक इन्फिनिटी नंबर बन जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेगा नहीं करेगा। जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसका मतलब हम हमारा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब जब नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये x की वैल्यू 0 भी ना आए और ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि आंसर हम निकाल पाए।
जैसे कुछ कंडीशन हमें मिल जाती है। अब देखो कंडीशन कैसे मिलेगी, जैसे 3/x प्लस 5/y इक्वल टू 8 x अपॉन में आ गए, इनको कैसे डेनोमिनेटर में से हटाना है, कैसे नहीं हटाना है, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं क्वेश्चन उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पर लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो पहले ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको, उनमें से भी मैं एक क्वेश्चन तुम्हें समझा दूंगा। पहले मैं एक अलग क्वेश्चन तुमको अच्छा से क्वेश्चन समझा देता हूँ। चलो यही समझा देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओपन करके देखना। वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। देखो टोटल डिस्टेंस को कवर करता है। वेद ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 600 किलोमीटर। या तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें 600 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस पता चल गई। किससे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से और कार से। अब पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना मिल जाएगा। इफ ही टेक्स 8 आवर्स, वो कितने आवर्स लेता है, 8 आवर्स। इफ ही ट्रेवल्स, यदि वह ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा कितना 120 किलोमीटर, एंड द रेस्ट बाई कार, और कार द्वारा बचा हुआ, रेस्ट मतलब आराम करना नहीं, जो बच गया 120 के अलावा जितना बच गया उसने किससे ट्रेवल किया, कार से ट्रेवल किया। ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, वह 20 मिनट ज्यादा लेता। इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वह 200 तो किलोमीटर तो किससे चलता, ट्रेन से चलता, और एंड द रेस्ट बाई कार, और बचा हुआ कार से चलता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, कार की और ट्रेन की दोनों की स्पीड हमें बतानी है। देखो कार और ट्रेन की स्पीड बतानी है तो दोनों को सपोज कर लो, ठीक है। लेट अस स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द, पहले ट्रेन की सपोज कर लें, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ द कार y किलोमीटर पर आवर। दो चीजें हमने सपोज कर ली, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस पता दी, हमने क्या सपोज कर लिया, हमने स्पीड को सपोज कर लिया, क्योंकि स्पीड ही हमसे पूछी गई है। अब स्पीड हमसे पूछी गई है, हमने इसको सपोज कर लिया, तो हमें आंसर क्या निकालना है, x और y का आंसर निकालना है हमें। अच्छा x y का आंसर निकालना है, इससे पहले हमें क्या चीज पता है, डिस्टेंस। तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। सबको आना चाहिए, जो अब यदि जिसके फिजिक्स की पढ़ाई नहीं चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखना तो है ही, यहाँ से सीख लो। मैं से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यदि स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्टेंस इक्वल आता है। कैसे, यूनिट क्या होती है, देखो डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या है, डिस्टेंस है या नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो लेंथ भी तो है। स्पीड क्या है, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितना भाग गए, 1 सेकंड में कितना भाग गए, किलोमीटर में कितना भाग गए, तो मतलब लेंथ के साथ साथ उसकी जो यूनिट होती है टाइम पे, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पर टाइम, कितने मीटर, कितने किलोमीटर, कितने टाइम में। जैसे मैंने कहा ना x किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 1 आवर में x किलोमीटर, यहाँ पर आवर मतलब पर आवर का मतलब 1 आवर, ठीक है। ये x किलोमीटर चलेगी 1 आवर में, ये y किलोमीटर चलेगी 1 आवर में। यहाँ समझ में आया स्पीड का मतलब क्या है, और टाइम का मतलब तो टाइम है ही, सेकेंड, मिनट, आवर, कितना है, तो वो टाइम। जैसे हम टाइम से टाइम कैंसिल करते हैं, क्या आ जाता है, लेंथ इक्वल टू लेंथ आ जाता है। तो इस तरीके के ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको हमें यूज करना है। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, यदि हम टाइम का फॉर्मूला इसमें से बनाए तो क्या बनेगा, s को फॉर्म में लेना है, d/s बनेगा, क्या बनेगा, d/s बनेगा, ठीक है। यदि हमें किसी का टाइम निकालना है, हमें ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें उसकी स्पीड का डिवाइड कर दें, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दें, तो क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो
अब हमने ये सपोज कर लिया कि किसकी कितनी स्पीड कितनी है, ठीक है। अब जो बेस है वो ट्रेवल कर रहा है 600 किलोमीटर। अब इसने कैसे कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ट्रेन से 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी की, ट्रेन से 120 किलोमीटर, ठीक है। देखो पहले तो मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ अच्छे से, इसके बाद मैं डायरेक्टली तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ केस फर्स्ट डाल देना, इससे क्या होगा, तो यहाँ टू केसेस मिलेंगे, टू सिस्टम मिलेंगे, हमको सॉल्व करना है। बेस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, ठीक है। देन टाइम टेकन बाई, टाइम की बात कर देते हैं यहाँ, टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना होगा। अच्छा ट्रेन की स्पीड क्या है, x, डिस्टेंस कितनी की 120, इसमें पुट करते हैं 120 अपॉन x, 120 अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी, मिनट आएगी, सेकंड आएगी, किलोमीटर आएगी, क्या आएगी वो सपोज करते हैं। देखो 120 क्या है, किलोमीटर है या नहीं, x क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब ये अब फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर का किलोमीटर तो है ही, यहाँ कुछ बचा नहीं है, रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा, आवर पर किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बचा, आवर। समझ में आया, टाइम किस में आएगा, आवर में आ जाएगा। चलो ठीक है। इसके बाद हमें पता चल गया ट्रेन से कितना टाइम इसने लिया है, ठीक है। वेग ट्रेवल्स 600 माइनस 120 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर बाई कार, है या नहीं। कार से वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बची हुई रेस्ट द कार बाई, रेस्ट बाई द कार, जो बची हुई डिस्टेंस है वो कार से ट्रेवल कर रहा है, तो कार से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब 600 माइनस 120, बची हुई कितनी है 480 किलोमीटर बाई द कार। अब देखो कार से ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब वेग ट्रेवल्स बाई द कार, टाइम लेगा, टाइम टेकन बाई द कार, कार से कितना टाइम लिया 480 अपॉन बाई, कार की स्पीड क्या है बाई, किस में आएगी, आवर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, he takes 8 hours if the travel by these condition, इन कंडीशन से अभी यदि वो चलता है तो वो कितना टाइम लेता है, 8 आवर लेता है। हमको पता है पहले उसने इतना टाइम लिया, फिर उसने इतना टाइम लिया, टोटल तो 8 आवर ही होगा। तो हमने किया इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन बन गई, 120 अपॉन एक्स प्लस 480 बाई इज इक्वल टू 8। यदि इसमें किसी नंबर का डिवाइड जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, शॉर्ट इक्वेशन बन जाती है तो बना लेनी है। और ऐसी इक्वेशन इसमें मुझे लग रहा है कि हमें 8 का डिवाइड कर देना चाहिए। क्या आएगा, 120 में 8 का सब में 8 का डिवाइड कर दो, 8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन एक्स, 8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 60 अपॉन बाई इज इक्वल टू 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो कितना हो गया, केस फर्स्ट हुआ, केस सेकंड लेता है। केस सेकंड में अब कंडीशन बदल गई है। अब कंडीशन क्या कहता है, he takes 20 मिनट्स लॉन्गर। भाई 20 मिनट्स लॉन्गर मतलब ज्यादा, लॉन्गर का मतलब लंबा टाइम, ठीक है। ज्यादा मतलब पहले कितना ले रहा था, 8 आवर ले रहा था, अब 20 मिनट और ज्यादा, तो मतलब 8 आवर 20 मिनट। हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 8 आवर 20 मिनट का टाइम है, ठीक है। कैसे टाइम है वो, कि वो ट्रेवल करता है ट्रेन से 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो क्यों ना हम ऐसे ही तो लिखेंगे, वेयर ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, देन टाइम टेकन बाई ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाई ट्रेन, ठीक है। हम पूरी लाइन लिखनी है 200 अपॉन एक्स आवर। ऐसे ही यहाँ टाइम टेकन बाई कार। अब देखो यहाँ कार की जो स्पीड टाइम वो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, 600 माइनस 200 तो वहां से ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, बची कितनी 400 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, 400 लिख लिया। 400 की स्पीड क्या है इसकी, बाई, कितना आया 400 अपॉन बाई किलोमीटर, वही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
ठीक है, क्या आ जाएगा 200x प्लस 400y इज इक्वल टू दोनों का सम 8 आवर 20 मिनट्स, तो 8 आवर 20 मिनट। इसको यदि मैं अब न्यूमेरिकली चेंज कर लेते हैं, ये देखो मैं यहाँ ये नहीं लिखना, यहाँ इसको सॉल्व करके लिखना है। कैसे? 8 आवर 20 मिनट, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 8 प्लस 20/60, ये आवर में है ही, इसको आवर में चेंज कर दिया। ठीक है, 20/60 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बना 8 होल 1/3। ठीक है, 1/3 आया, इसके बगल में लिख दिया 8 3 जा 24, 24 और 1 25, तो क्या आ गया 25/3। इसको मैंने अब न्यूमेरिकली लिख दिया। अब तो समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया कैसे नहीं किया। 25/3 हमारे पास कंडीशन बन गई दूसरी, इसमें 25 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरे में, इसमें 25 का डिवाइड करेंगे 8x, इसमें 25 का डिवाइड करेंगे 16y इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो वर्ड प्रॉब्लम थी उससे हमने रिड्यूसिबल इक्वेशन हमने निकाल दी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, 2 क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप्स में करने वाला हूँ। ठीक है, 2 स्टेप्स कैसे? एक स्टेप में तो हम ये सीखा है कि हमने कैसे रिड्यूसिबल इक्वेशन को फाइंड किया है, और जब हमें डायरेक्ट रिड्यूसिबल इक्वेशन मिल जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे कैसे करना है वो हम सब सीख लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, लेट दोबारा से ले लेते हैं। फिर से हम क्या सपोज कर रहे हैं, हमें यहाँ देखो कॉमन थिंग्स देखते हैं। कॉमन थिंग क्या है, यहाँ 15/x लिख रहा है, इधर 8/x लिख रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा? इसको देखो, इसमें से कॉमन थिंग क्या है 1/x, इधर भी 1/x, इसमें 1/x में 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा? तो हम क्यों ना इसको सपोज कर लें दैट 1/x इज इक्वल टू u। ठीक है, एंड ऐसे इधर 60/y लिख रहा है, इधर 16/y लिख रहा है, तो इसमें कॉमन थिंग क्या है 1/y। जो कॉमन थिंग है उसको हटा लेंगे, बिल्कुल हटा लेंगे, तो 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। ठीक है, यूज करते हैं 15, जैसे 15 मल्टीप्लाई 1/x है, 1/x को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा u बन जाएगा, प्लस 16b इज इक्वल टू 1। इसके बाद 8u प्लस 16b इज इक्वल टू 1/3, यानी तो 1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमें माइंड थोड़ा सा लगाना है कि हमें कौन सा मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो मैं तो यही कहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये भी तुम्हें आ जाने चाहिए। तो अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन कौन सी है 3rd, ये इक्वेशन कौन सी है 4th। ठीक है, मल्टीप्लाइंग y, देखो कौन सी इक्वेशन में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई, u का कोएफिशिएंट यहाँ 15 है, यहाँ u का 8 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा, मतलब 120 बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 60 है, यहाँ 16 है, इन दोनों में यदि एलसीएम देखें तो कुछ 96 120 180 के समथिंग आएगा। ठीक है, वो भी इधर रहने दो, इधर ही करता है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी क्या करते हैं हम, जब नहीं पता चलता है तो इसके कोएफिशिएंट का तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, इससे दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये तो कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में, एंड मल्टीप्लाई बाय 15 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसे सेकंड में कर दिया, 8 का करो पहले आप उसमें, 15 8 जा 120 u प्लस 8 6 जा 48 v, सॉरी 480 v इज इक्वल टू 8। इसमें 15 का करो 120 u प्लस 15 225 225 240 240 v इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 हो गया। क्या करें, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें, बाई सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना आया यहाँ 240 आया इज इक्वल टू 3। ठीक है, 8 - 5 3,
बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 3/240 आ गई या नहीं आई, और यहाँ से कट के क्या आ जाएगा 3 माने 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 1/80 आ गया। कितना आ गया 1/80। अच्छा किसी इक्वेशन में क्यों ना पुट करके इसकी हम बी की यू की वैल्यू निकाल लें। अच्छा यू की वैल्यू हमने नहीं भी निकाली, ठीक है, कब हमें जरूरत पड़ती है यू की वैल्यू पर, लेकिन यदि बाई चांस इस वाले क्वेश्चन में हमने नहीं निकाली तो हमने क्या किया बी किसकी वैल्यू है 1/y की वैल्यू है, और ये किसके इक्वल है 1/80 के, दोनों को रेसिप्रोकल कर दें। y = 80 किलोमीटर पर आवर निकल गया। y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, जैसे हमने इसमें पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 8/x + 16/80 = 1/3। ये करके कितना आ गया 16 5 जा 80, 8/x = 1/3 - 1/5, 8/x 15, यहाँ आ जाएगा 5 या 3 2/15। अब यहाँ क्या बच गया 8/x = 2/15। रेसिप्रोकल कर लें, x/8 = 15/2 और 8 उधर चला जाएगा, x/8 8 उधर गया तो 15/2 × 8, ये कट गया 4 15 4 जा 60। ठीक है, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा अब कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 60 km/h, और कार की स्पीड क्या है बाइक की 80 km/h। ठीक है, ऐसा मत सोचना ट्रेन की स्पीड कम आई है कार की स्पीड ज़्यादा आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। ठीक है, जैसा भी इसमें स्पीड तो है, ऐसा तो नहीं -60 आ गई कि वो चल रहा है पीछे की आ रही है स्पीड तो आ रही है नेगेटिव में और वो जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो पीछे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिनकी रिड्यूसिबल इक्वेशन बनाना हम सीखने वाले हैं, जैसे बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, मैन वर्क वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन में जो समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का, वो समझ लो। ठीक है, एनसीईआरटी 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 तो शायद, ठीक है 3.2, और एनसीईआरटी में 3.2 है, क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं है, शायद 5 या 6 होगा। ठीक है, देख लेना, मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हाफ, मैं बस सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, एक गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, और वो पेरीमीटर कितना है 36। देखो किसी गार्डन है, ठीक है, इसका पेरीमीटर और पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, पहले तो लिखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, एक गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, कॉमा लग गया, कॉमा लगने के बाद हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज 4 मोर देन, जिसकी लेंथ 4 मोर देन 4 ज्यादा है, किससे इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से। तो देखो लेंथ तो L और ब्रेथ को B मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा लेंथ इसकी किससे ज्यादा है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 3 नहीं आएगी क्या, B + 4 कुछ इस तरीके से ही तो आएगी, या फिर हम ये कहें कि L = B + 4, एक कंडीशन बन गई, बनी या नहीं बनी, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्या निकल जाएगा L - B = 4, ये बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद तुरंत बोल देता है एज, एज मतलब ये एज किसके लिए आया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर के लिए आया है, इसके लिए आया है वो एज, जो कॉमा लगा उसके बाद बीच में सेंटेंस आ गया, वो सेंटेंस अलग हट जाएगा क्योंकि उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली। ठीक है, कॉमा लग के जो इज आया वो इसके लिए आया है, और इसके लिए आया है तो ये किसके इक्वल है, इसे 36, तो P = कितना हो जाएगा 72, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 72 के इक्वल हो जाएगा। और पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, 2L + B = 72, L + B = कितना हो जाएगा 36। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों से हमें L और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करना है चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, और जल्दी से जल्दी हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस में लाओ। जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उनको कम से कम उनकी इक्वेशन बना के जरूर देखनी है, ठीक है, उनकी इक्वेशन बना के जरूर देखना है। और यदि टाइम जैसे जैसे मिलता जाए उनके सॉल्यूशन भी निकालना है और उन्हें चेक भी करना है कि आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच।